जब भी बात आती है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, तो अक्सर हमारे ख्याल में आता है कि क्या बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डालें, क्या बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालें, कहाँ पर उसको सबसे बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने लेकर आए हैं आईएएस ज्ञान प्रकाश उपाध्याय सर के जितने भी आपके सवाल हैं इससे जुड़े, उसके सभी के आंसर्स। तो आइए जानते हैं। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ ध्रुव शर्मा। आई एम द प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन दिल्ली। सो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो रहने वाला है एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। एंड आज इस वीडियो के अंदर हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ज्ञान प्रकाश उपाध्याय सर से, जो अभी करंट के अंदर आईएएस हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिक्किम के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो सर, इस वीडियो के अंदर सबसे पहला प्रश्न तो मेरा आपसे ही रहेगा कि आपकी जो जर्नी रही वाराणसी से लेके सिक्किम की इस करंट पोजीशन तक, तो ये जो जर्नी थी ये किस तरह से रही, और आपकी जर्नी के अंदर आपकी लाइफ के अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रहे वो क्या रहे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी को मेरा नमस्कार। ये जर्नी जैसे किसी की भी जर्नी होती है, बहुत इंटरेस्टिंग रही है। मैं एक बहुत छोटे से परिवार में, जिसमें मेरे माता पिता अध्यापक थे, आई वॉज बॉर्न। और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने रियलाइज किया कि मैं बहुत ही मतलब एवरेज सराउंडिंग्स में रह रहा हूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे कुछ मेहनत करके यहाँ से निकलना है। क्योंकि हमारे घर में कोई ऐसा बेस नहीं था, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था। बस फादर मदर का इंस्पिरेशन था, और उनका एक बहुत ही पंक्चुअल डिसिप्लिन्ड रूटीन था लाइफ का, जो मैंने उन लोगों से सीखा। और आई कैन टेल यू कि मेरा सफर जो है भगवान की दया, उन लोगों के आशीर्वाद और सभी लोगों की शुभकामनाओं की वजह से बहुत सक्सेसफुल रहा। लेकिन इसमें अगर मुझे 2 या 3 चीज लिस्ट करने को कहा जाए जिन्होंने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया मुझे सक्सेसफुल बनाने में या आगे बढ़ाने में, तो उसमें जो सबसे पहले था वो ये था कि मेरी जो बड़ी मेहनत थी और मेरे अंदर एक तरह का एक आत्मविश्वास कि मुझे कुछ न कुछ करना है। अच्छा, हम लोग चूंकि बहुत छोटे शहर, छोटे घरों के थे, तो स्पोर्ट्स और तमाम चीजें हमारे रेंज के बाहर थी। क्योंकि मतलब एक्सेप्ट द स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, जो अपना मैकशिफ्ट बैट से हम थोड़ा बहुत ईंट वींट की दीवार विकेट बना के खेल लेते थे, या कुछ गिल्ली डंडा खेल लिया। लेकिन अब जैसे टेबल टेनिस खेलना हो, टेनिस खेलना हो, टेनिस खेलना हो, सब हमारे रीच के बाहर था। क्योंकि सुविधाएं ही नहीं थी, पैसे नहीं थे। तो सारा फोकस फिर पढ़ाई पे आ गया कि पढ़ाई करके ही आगे निकलना है। तो कड़ी मेहनत और एक पक्का इरादा जो बोलते हैं ना, कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। दूसरा, जो मैंने डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी सीखा, कि जैसे मान लीजिए हमें दिन भर सुबह 8 से 12 पढ़ाई करनी है, तो फिर करनी है। उसके बीच में उठ के गाने नहीं गाने हैं, घूमना नहीं है, बंद नहीं कर देना है, पढ़ना है। 12 बजे ही ब्रेक देंगे, या यू नो इतने बजे उठना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है। तो मेरे ख्याल से डिसिप्लिन, रूटीन, एक डिटर्मिनेशन कि मुझे ये करना है, आई थिंक दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने सारे जो भी लोग स्टूडेंट्स होंगे उनको एक कोई भी चीज संभव नहीं है। बस ये है कि हमें उसको पाने के लिए उसके हिसाब से मेहनत करनी है। और ये याद रखना है कि सफलता के पहले कई सारी असफलताएं आएंगी। दे विल कम, दे हैव टू कम। उससे हमको हताश निराश नहीं होना। ऐसा कोई नहीं है जो पहली बार में सफल हो जाए, कि जिसने असफलता का मुंह ना देखा हो, ऐसा कोई नहीं है। तो इसलिए हमें घबराना नहीं है। आजकल मैं देखता हूँ जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, वो थोड़ा सा उनके अंदर पेशेंस की कमी है, या थोड़ा सा वो डेस्परेट हो जाते हैं सफलता मिलते ही कि अरे मेरा तो कुछ
हुआ है, कुछ हो नहीं सकता, और वो हताश निराश हो रहते हैं। तो वो आई थिंक जिसके अंदर थोड़ा परसिवरेंस है, थोड़ा धैर्य है, थोड़ा सा ये है कि नहीं मैं कुछ ना कुछ करके ही छोड़ूंगा, उसके पहले मैं इस लड़ाई से नहीं निकलूंगा। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है जो आदमी इसको रियलाइज नहीं कर पाता। जिसने कर लिया फिर वो आगे निकल गया। ठीक है सर। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही रहेगा कि सिक्किम के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपकी जो भी तैनाती रही उसमें क्या क्या चेंजेस आए। देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो एक तो बहुत टफ डिपार्टमेंट है, जो मुझे लगता है, क्योंकि इसमें बहुत लार्ज मैन पावर होती है, नंबर ऑफ टीचर्स इज वेरी लार्ज, नंबर ऑफ स्कूल्स, बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट डिपार्टमेंट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट सिस्टम में टीचर्स को मोटिवेट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जहां पे सिक्योरिटी ऑफ जॉब है, सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ सैलरी है, और काम अगर कोई नहीं करता है या खराब करता है तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान बहुत कमजोर है। ऐसे सिस्टम को चलाने में मेहनत लगती है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जहां पे आपको ये मालूम है कि भाई आप कोई काम नहीं कर रहा, उसको अपन निकाल दिया, वार्निंग देके एक मौका दिया फिर निकाल दिया, अच्छे किसी को ले आए, किसी का ट्रांसफर आसानी से कर दिया, तो यहाँ नहीं पढ़ा पा रहा है तो दूसरे स्कूल में कर दिया। ये गवर्नमेंट सिस्टम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटीज नहीं, क्योंकि क्योंकि ट्रांसफर ट्रांसफर में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। किसी को हटाना, ट्रांसफर करना इतना आसान नहीं है, पॉलिटिकली भी थोड़ा सा इंटरफेरेंस रहता है। दूसरा मैंने कहा कि सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ जॉब है। तो देन हाउ टू इंसेंटिवाइज, कैसे किसी आदमी को बोले कि भाई आप पढ़ाइए, और बहुत अच्छा पढ़ाने पे कोई इनाम भी नहीं मिल रहा है। मतलब ठीक है, एक दो अवार्ड्स हैं, बट ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं है। तो मैंने ये रियलाइज किया कि डिपार्टमेंट को अगर अच्छे से चलाना है, ये अपने स्कूलों को अच्छा चलाना है, तो हमें हमारा हर टीचर, मैंने ये रियलाइज किया, और ये हर स्टेट की कहानी है, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल में, दे आर वेल क्वालिफाइड, अच्छे कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनका सिलेक्शन एक रिगरस प्रोसेस के थ्रू होता है। कई सारे स्टेट्स में टीचर के सिलेक्शन में कुछ कुछ चीजें सुनने को मिलती हैं जो अच्छी नहीं होती हैं। तो मेरे ख्याल से टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट है वो अगर सही से किया जाए तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। बिकॉज एक टीचर हमने ले लिया आज, तो अगले 30-35 साल तक वो पढ़ाएगा। राइट। तो अगर कोई खराब आदमी आ गया तो 30-35 साल तक नुकसान करेगा, और अच्छा आ गया 30-35 साल तक उसका बेनिफिट देगा। तो हमने सबसे पहले जो रिफॉर्म किया अपने यहाँ वो ये किया, उसकी दो स्ट्रेटजीज थी। एक तो ये कि जो रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स है, इट शुड बी डन वेरी ट्रांसपेरेंटली एंड एट अ फास्ट ट्रैक बेसिस, क्योंकि वैकेंसीज बहुत रहती हैं, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू करते हैं उसमें नॉर्मली बहुत टाइम लैग होता है, क्योंकि उनको सारे डिपार्टमेंट्स का करना है, और उनको फिर वो टाइम आज हम देंगे रिक्वेजिशन तो 2 साल के बाद हमें मिलेंगे टीचर्स, तो 2 साल तक हमें एड हॉक से या टेम्पररी से काम चलाना पड़ेगा। तो कई सारे स्टेट्स में ऐसा प्रोविजन है, तो हमने भी अपने यहाँ एक इंडिपेंडेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड क्रिएट किया। एनसीटी की जो गाइडलाइंस हैं, जो क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उनको बिल्कुल एनफोर्स किया, कोई एक्सेप्शन नहीं, और ये इंश्योर किया कि डिपार्टमेंट से कोई इंटरफेरेंस ना हो रिक्रूटमेंट में, क्योंकि वी हैव गॉट एक्सेलेंट पीपल मार्केट में, वेल क्वालिफाइड, और काफी वो मोटिवेटेड लोग भी हैं। अगर वो हमारे पास टीचर बन के आते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा, और इसका मुझे बहुत अच्छा परिणाम मिला। वी रिक्रूटेड लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स, आर्ट्स के, साइंस के, लैंग्वेज के, और दे आर डूइंग वेरी वेल। दूसरा हमने ये सोचा कि इनको इंसेंटिवाइज कैसे करें। ठीक है। तो उसमें हमने ये सोचा कि
इनकी जो भी परेशानियां होती हैं, जैसे इन्हें छोटे छोटे काम के लिए डिस्ट्रिक्ट में दौड़ना पड़े या हेडक्वार्टर में दौड़ना पड़े, उसको अवॉइड करते हैं। अगर किसी को ट्रांसफर चाहिए फॉर एनी पर्सनल रीजन, घर में बीमार है या किसी की वाइफ कहीं और पोस्टेड है, हस्बैंड कहीं और पोस्टेड है, तो उस चक्कर में उनको दौड़ना ना पड़े, उनकी जो रिक्वेस्ट है वो ट्रांसपेरेंटली डिपार्टमेंट सुन ले और अगर संभव हो तो कर दे। तो उसमें फिर हमने कई सारे सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए ताकि आपको स्कूल छोड़ के दौड़ना ना पड़े, अपनी एप्लीकेशन लेकर दर भटकना ना पड़े, और जो भी आपकी जेन्युइन रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफिल हो जाए टाइम से। तो इसके अलावा हमने ये देखा कि बहुत सारे टीचर्स के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे और वो खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो मैंने उनकी एक मीटिंग की अलग से, मतलब टीचर्स की कई जगह मीटिंग की स्टेट में, और मैंने उनसे ये कहा, देखिए आप जो टीचिंग कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि भाई आपको सैलरी टाइम से मिले, आपका परिवार अच्छा चले और आपके बच्चे खूब अच्छा करें जहां भी आप पढ़ा रहे हैं, जिस स्कूल में। ये तो हर माँ बाप भी चाहते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे जिन स्कूलों में रखा है आपने वो अच्छा करें, तो आप जिस स्कूल में हैं, जहाँ जिस गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ पढ़ा रहे हैं, वहां पे आप पूरी तन्मयता और अपने पूरे दिल से पढ़ाइए। जो आपके गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको अपने बच्चों की तरह से ट्रीट करिए। तो फिर आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप अच्छा करेंगे। Because the good work done by you in your school will be reflected through the success of your school children as well as your own children. तो इस अपील का बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा और लोगों ने काफी इस बात को रियलाइज किया कि जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। मैंने अपना खुद का एग्जाम्पल दिया। हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे और हमारे पेरेंट्स के पास समय नहीं था, वो दोनों अध्यापक थे, दोनों स्कूल जाते थे, लेकिन हमेशा टाइम से जाना, टाइम से पहले स्कूल में छोड़ना और अपनी सारी ड्यूटीज को ईमानदारी से करना। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि हम लोग अच्छे से पढ़े, हम लोगों ने अच्छा किया लाइफ में और आगे अच्छी नौकरियों में आए। तो मैंने कहा कि आप लोग अपना काम अच्छे से करिए, और उनकी छोटी मोटी समस्याओं का हमने समाधान क्विकली कर दिया, रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंट कर दिया, उससे अच्छे लोग सिस्टम में आए, जो अच्छा था उसने कम्पीट किया, वो सिस्टम में आया। तो इसका बहुत कुल मिला के बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मेरा आपसे यही रहेगा कि आपको क्या लगता है कि व्हाट थिंग्स इन विच अ गवर्नमेंट शुड फोकस, कि जब इम्प्रूवमेंट की बात आती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेकर, तो गवर्नमेंट को सिर्फ सिक्किम नहीं बल्कि और दूसरी स्टेट्स हैं, दिल्ली है, जैसे यूपी है, तो और इन स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट को क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए ताकि हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो? देखिए, एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है आज की डेट में, वो बहुत ज्यादा टेक्स्ट बुक और एग्जाम फोकस्ड है। मान लीजिए हम और आप एक क्लास में पढ़ते हैं और आई डोंट स्टडी टेक्स्ट बुक्स वेरी वेल, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आता किसी वजह से, लेकिन मेरी जो और रीडिंग है, मैगजीन्स हैं और जो इंटरनेट पे अच्छी जानकारी है और कहीं कहीं से जानकारी जहां से मिल जाती है, किताबें हैं, मैं उसको खूब पढ़ता हूँ। तो मुझे नॉलेज बहुत है, लेकिन टेक्स्ट बुक फोकस्ड नॉलेज थोड़ा कम है या कमजोर है। ऑन द अदर हैंड, you focus a lot on the textbook. You know what is in the textbook very well. आपने उसको मेमोराइज कर रखा है, जो भी कर रखा है। एग्जाम में जाके आप बिल्कुल किताब को उतार देते हो टेक्स्ट बुक अपने आंसर बुक में, लेकिन ओवरऑल नॉलेज बहुत कम है और सब चीजों की जानकारी कम है। तो यू विल डेफिनेटली गेट मच हायर मार्क्स देन मी। तो I know much more than you, but you will be given all the limelight, all the credit. By Mr. Dhruv knows things very well, he scores very well, whereas Mr. Upadhyay doesn't do well in the exam. तो बेसिकली अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें इस चीज पर बहुत ध्यान दिया गया है, और जो असेसमेंट है स्टूडेंट्स का, देखिए 2009 में जो राइट टू एजुकेशन आया था उसमें एक बहुत अच्छा रिफॉर्म था जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया इस देश में। वो था कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, को CCE बोलते हैं।
कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो उसका पर्पस यही था कि हमको क्लास 8 तक एग्जाम नहीं लेना है, क्योंकि क्लास 8 तक का जो समय है करीब 14 साल का, वो बच्चों का बड़ा फॉर्मेटिव ईयर होता है। उसमें बच्चों को एग्जाम के डर से हम मुक्त करते हैं, बच्चों को खूब पढ़ने लिखने, स्कूलों को इम्प्रूव किया गया, लाइब्रेरीज को इम्प्रूव किया गया, बच्चे पढ़ें और किताबें भी पढ़ें टेक्स्ट बुक के अलावा। और पूरे साल जो है, एक साल की जो क्लास होती है, बच्चों का कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किया जाए, नॉट फोकस्ड ऑन द एनुअल एग्जाम अलोन, बट ओवर द ईयर how you are performing, how you are behaving, what kind of questions you are asking। छोटे मोटे टेस्ट होते रहते हैं हर हफ्ते 2 हफ्ते, और जो बीच में हर क्वार्टरली एग्जाम्स होते रहते हैं। तो बेसिकली है कि एक लगातार आपका असेसमेंट चल रहा है, और साल के अंत में आपको एग्जाम नहीं देना है, आपको इसके आधार पे प्रमोट हो जाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि एग्जाम्स बंद हो गए क्लास 8 तक, ऑटोमेटिक सबका प्रमोशन होने लगा, सीसी को ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया, इवेलुएट करना छोड़ दिया, बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया। तो मुझे ये लगता है कि जो नई पॉलिसी है, और उसमें इस बात पे पूरा ध्यान भी दिया गया है कि एक तो असेसमेंट ऐसा होना चाहिए जो ब्रॉड बेस्ड हो, और वो it should be divided into various things, not only about the textbook, classroom participation, the kind of questions you are asking, participation in extracurricular activities, और कुछ कुछ एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं साल में उसका असेसमेंट करें, और एक एग्जाम भी लें ताकि थोड़ा सा टेक्स्ट बुक पढ़ना भी जरूरी है। तो एक असेसमेंट अच्छा करें, बच्चों को खूब पढ़ने के लिए हम एनकरेज करें। जैसे बच्चे अपने टेक्स्ट बुक के अलावा लाइब्रेरी में जाएं, किताबें पढ़ें, डिजिटल लाइब्रेरी का एक्सेस करें, और उनका जिसमें इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में, उस पर वो खूब पढ़ें, उनको हम एनकरेज करें। जैसे लड़के होते हैं बहुत सारे, उनको ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स में बड़ा इंटरेस्ट होता है फॉर एग्जाम्पल। तो कोई लड़का क्लास में ऐसा हो सकता है जो गाड़ियों के तमाम मॉडल्स, इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कौन सी गाड़ी अच्छी है, और उसके बारे में ही में है ह्यूज इंफॉर्मेशन और नॉलेज, बट उसकी टेस्टिंग नहीं है कहीं, वो टेक्स्ट बुक पढ़ता नहीं है तो वो फेल हो जा रहा है या वो नंबर कम ला रहा है, लेकिन उसके जो नॉलेज है अदरवाइज बहुत बड़ी, बहुत अच्छी है। ही कैन बी अ वेरी गुड ऑटोमोबाइल इंजीनियर फॉर एग्जाम्पल, और डिजाइनर। तो ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है उसमें हमें बड़ा ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन बच्चों का करना बहुत जरूरी है, बच्चों को तमाम चीजें पढ़ने के लिए एनकरेज करना बहुत जरूरी है, बच्चे अपने इंटरेस्ट को परसू कर पाए ऐसा एटमॉस्फेयर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर आदमी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। किसी का गार्डनिंग है, किसी का ऑटोमोबाइल है, किसी का एरोप्लेन है, कंप्यूटर्स है, किसी का कुछ है। जिसका जिसमें इंटरेस्ट है, अगर वो उसको परसू करने दिया जाए और उस तरह की किताबें उसको उपलब्ध कराई जाए, तो वो लड़का उस फील्ड में जो, या that person in that field will do very well. I'm very sure about it, क्योंकि I've seen number of children who have not done well in the exams, but they have done extremely well in their field of interest because of their self knowledge. दूसरा ये है कि जो टीचर्स हैं, जो मैंने बताया, टीचर्स का जो मोटिवेशन लेवल हाई रहे, उनकी एक कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होती रहे, so that they are able to engage everybody in the classroom, they are able to create interest in the class, और वो एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराएं। जैसे मान लीजिए हमें किसी फ्लावर के बारे में सीखना है, तो एक फ्लावर एक्चुअली ला के दिखाएं। और उसको देखिए, सरकार का इंटरवेंशन से बहुत अच्छा ये हुआ है कि there are almost every school has got smart class, computers, digital classrooms have been created। तो अब तो बड़ा इजी हो गया है, जैसे इसके बारे में पढ़ना है तो उसका वीडियो आ जाता है। दीक्षा एक प्रोग्राम है जिसमें टेक्स्ट बुक्स को एनालाइज किया गया है, जिसमें हर टॉपिक पे ऑडियो और वीडियो रिसोर्सेज इन एडिशन टू प्रिंट अवेलेबल है। तो दीज थिंग्स आर रियली गुड, और आज की डेट में तो रिसोर्सेज इतनी ज्यादा अवेलेबल है कि बस बच्चे को हम मोटिवेट कर पाए पढ़ने के लिए, अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को परसू करने के लिए।
तो he will have no looking back, he or she will have no looking back. This I believe in this. ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे कि जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कूल से जो पढ़ा एक स्टूडेंट होता है, प्राइवेट स्कूल से पढ़ा एक स्टूडेंट होता है, तो कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, जो अगर उसके मोटिवेशन अगर उसके पेरेंट्स द्वारा नहीं मिल रहा है, स्कूल टीचर्स द्वारा नहीं मिल रहा है, तो आगे फ्यूचर में वो जो स्टूडेंट है उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। तो डज इट रियली मैटर कि एक स्टूडेंट या फिर जो स्कूल का स्टूडेंट है या फिर कॉलेज लाइन से जहाँ से भी आ रहा है, क्या उसका स्कूल और क्या उसका कॉलेज रियली मैटर करता है जब फ्यूचर पे उसे पहुंचना हो किसी भी पोजीशन पर? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आज की डेट में अगर मैं आपसे ना बताऊं, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं, तो nobody will ask about it, nobody will care about it actually, एग्जैक्टली सर। क्योंकि once I am in a good job and I am doing well, suppose, तो फिर मेरा स्कूलिंग किस शहर में हुई, किस स्कूल में हुई, nobody is bothered. लेकिन it is important to note that in the initial years, school plays a lot of role in your shaping your personality. और प्राइवेट स्कूल्स vis-a-vis गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि बारिंग फ्यू पेरेंट्स, गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे बच्चे पढ़ते हैं मोस्टली जिनके पेरेंट्स लो पेड जॉब्स में हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, दे कांट अफोर्ड अ प्राइवेट स्कूल। तो घर का एटमॉस्फेयर भी बहुत एनकरेजिंग नहीं होता है, बच्चों के एजुकेशन पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं वो लोग। प्राइवेट स्कूल्स में ऐसे पेरेंट्स के बच्चे पढ़ते हैं जो अपने बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, बच्चे ने क्या पढ़ा, होमवर्क किया कि नहीं, पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करना, हर चीज को बाकायदा नोट करना, ध्यान देना। तो ये एक बुनियादी फर्क है और उसकी वजह से डेफिनेटली बच्चे की जो ओवरऑल ग्रोमिंग है फर्क पड़ता है। लेकिन जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में देखा होगा आपने, हमारे यहाँ भी हम लोगों ने पीटीएम से बहुत ध्यान दिया कि जो पेरेंट्स हैं उनको स्कूल में आके बच्चे की एजुकेशन में इंटरेस्ट लेना चाहिए। दे शुड नो दैट देयर चाइल्ड इज डूइंग गुड और बैड, और नॉट सो गुड, नॉट सो बैड, क्यों कर रहा है, क्या उसमें कमियां हैं। और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को ये बताया गया कि आप उनको एंगेज करिए पेरेंट्स को। तो इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। और इनिशियल ईयर्स में जैसे जब बच्चा स्कूल से निकल के कॉलेज में जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है कि जो उसके टीचर्स हैं, मैंने पहले ही बोला, दे आर वेरी वेल क्वालिफाइड। साइंस के, मैथ्स के टीचर्स बड़े अच्छे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। इंग्लिश पे थोड़ा कमजोर रहता है, प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश बहुत जोर रहता है। तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे इंग्लिश फराटेदार बोलते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कंसेप्चुअली स्ट्रांग होंगे बट इंग्लिश इतनी अच्छी शायद ना बोल पाए। तो इनिशियल ईयर्स ऑफ कॉलेज जो है, जब बच्चे जाते हैं तो थोड़ा सा उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इस तरह की चीजें हो सकती हैं। जैसे मेरे में भी थी, I was not able to speak properly in English when I went to IIT after class 12, but I picked up. I started doing self practice, reading newspaper, English newspapers, watching English news channels. तो उससे हमको काफी हमने सीखा और हमारी मतलब 1-1.5 साल के अंदर सारा वो जो कॉम्प्लेक्स था वो खत्म हो गया। लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप देखें तो इट रियली डजंट मैटर। अगर बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है और अगर वो मेहनत कर रहा है और उसके अंदर जो कमियां हैं उसको स्पॉट करके उनको दूर कर ले, तो क्योंकि कंसेप्चुअली वो स्ट्रांग है, उसकी पढ़ाई खराब नहीं हुई है, तो इंग्लिश इज ओनली ए लैंग्वेज। तो अगर वो उस पर ध्यान दे देना, तो फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में स्कूलिंग कहाँ आपकी हुई है, इट रियली डजंट मैटर इन योर लॉन्ग टर्म कैरियर। दिस आई फर्मली बिलीव इन दिस। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू आंसरिंग फॉर दिस। सो सर, हमने इस चीज़ की बात तो करी कि एक जब भी स्टूडेंट आगे अपनी लाइफ में बढ़ता है तो उसके माँ बाप से लेके उसके जो स्कूल टीचर्स होते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट रोल उनकी लाइफ के अंदर प्ले करते हैं, और बहुत ज्यादा, और वही एक मोटिवेशन फैक्टर भी होता है उनके आगे बढ़ने के लिए। तो सर, एक सवाल आखिरी जो है वो मेरा आपसे ये भी है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देखेंगे वो यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं ये जो एग्ज़ाम है एक डिफ़िकल्ट तो रहता है, ये सबको पता है। तो कभी 1-2 मार्क्स से या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता, तो एक डीमोटिवेशन करेक्ट। फैक्टर उनमें आ जाता है इस चीज़ को लेके। और कभी कभी तो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन होता है और जो उस पोजीशन के लिए एक कैपेबिलिटी भी है उनमें उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होके वो प्रिपरेशन छोड़ देते हैं या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर आपकी तरफ से क्या रहेगा? ये बहुत अच्छा मतलब रेलिवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी पूरी लगन और मेहनत से आप तैयारी करें। टफ एग्जाम है और लक फैक्टर काफी इसमें होता है। 1 नंबर तो छोड़िए, 0.5 नंबर से 0.25 नंबर से भी लोग रह जाते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो आई कैन टेल यू विद कॉन्फिडेंस कि मैं भगवान की दया से, माता पिता के आशीर्वाद से इसमें आ गया। लेकिन मेरे जैसे या शायद बहुत सारे लड़के लड़कियां नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो ये चांस की बात है। तो अपनी तरफ से कोई चीज कमी ना रह जाए, हम पूरी तरह से मेहनत करें, अपने मन में एक लक्ष्य लेके चलें, एम लेके चलें कि हमें ये करना है। और जितने भी अटेम्प्ट, जितने भी अपॉर्चुनिटीज में हम पूरा उपयोग करें, हताश निराश न हो। अगर हम क्वालिफाई कर गए आईएएस में और अलाइड सर्विसेज में, वेल एंड गुड, भैया आपने जॉब करिए, मेहनत करिए, देश की सेवा कीजिए। अगर नहीं हो पाता, क्योंकि सबका तो हो नहीं सकता, तो हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो तैयारी का फेज है उसमें आदमी इतनी नॉलेज गेन कर लेता है कि उसका जो बेसिक फील्ड, जैसे लॉयर है, इंजीनियर है, मैनेजमेंट ग्रेजुएट है, उसके अलावा उसको देश के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लॉ के बारे में, सामाजिक विषयों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हो जाती है कि जो उसका पीयर ग्रुप है उनसे वो एक अच्छा इंजीनियर, अच्छा लॉयर, अच्छा मैनेजमेंट ऑफिसर प्रूव करता है अपने आप को। तो अगर आपको यूपीएससी में असफलता मिलती है और आपका जो अपना बेसिक फील्ड है, आप उसमें जैसे अगर आप लॉयर हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंजीनियरिंग जॉब्स कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है, जो उसमें आप 3 साल 4 साल 5 साल लगाए हैं, आपने पूरी मेहनत की है, इतना नॉलेज आपको मिला है, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कदम पे आपको आपका साथ देगा। दूसरा ये भी है, सिविल सर्विसेज का भी रिफॉर्म हो रहा है, लेटरल एंट्री में लोग लिए जा रहे, एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड के। तो ये भी पॉसिबल है कि अगर कोई बहुत अच्छा लॉयर सिद्ध होता है आगे चल के, अगर जुडिशरी में जाना चाहे वो वहां जाए, लेटरल एंट्री के थ्रू भी सर्विसेज में एंटर कर सकता है बाद में फॉर ए पर्टिकुलर टेन्योर, बट उसे काम करने का मौका तो मिलेगा। तो आगे और भी रिफॉर्म्स होंगे। तो आई थिंक सारी चीजें मिलके एक बहुत ओपन फील्ड सामने रखनी है किसी के भी सामने। तो कोई भी एक चीज का न मिलना जीवन का अंत नहीं है, या आशाओं का अंत नहीं है। उसके आगे बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, और आदमी अपने आप को अपनी मेहनत से, और जो मेहनत किया है यूपीएससी के लिए, उसके द्वारा अपने आप को जहां भी रहेगा अपने को प्रूफ कर सकता है। तो यही मेरा संदेश है कि मेहनत तो करें, सफलता असफलता आपके हाथ में नहीं है। सफलता मिल जाए बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो कुछ और करिए, अपना फील्ड परसू करिए, या जहां भी आपको काम करने की इच्छा हो उसको मेहनत से करिए। आगे चल के पता नहीं कहाँ क्या मौका मिल जाए। राइट, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमारे प्लेटफॉर्म के लिए दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। सो थैंक यू। इसी के साथ सर आपसे विदा लेते हैं। एंड सर, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार सर। सबको मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।